आप किस संदर्भ में कह रहे थे कि हम क्रिमिनल भी रहे मैंने और राजस्थान में बसपा का कोई बहुत बड़ा स्टैंड नहीं है। आपके किसी बहुत बड़े नेता का आपको सहयोग नहीं है। आप धनवान भी नहीं है। चुनाव के टाइम कोई बहुत बड़ी रैलियां भी आप नहीं करते हैं। उसके बाद भी चुनाव कैसे पूछे जीते थे कि आपके पास बड़ी रैलियां नहीं करते, आपके पास बड़े नेता नहीं है, जिसके साथ जनता होती है उसको नेता की जरूरत नहीं रहती। बहुत आपके बड़े भाई साहब स्वर्गीय वीरेंद्र सिंह जी न्यांगड़ी, उन पर काफी मुकदमे थे। एक फगेड़िया हत्याकांड हुआ था, आपको ध्यान है? उसके बारे में आप क्या राय रखते हैं? देखिए, हत्याकांड हुआ था, लेकिन अदालत ने जब उस निर्णय को निर्णित किया तो सभी को निर्दोष माना। नहीं, मैं राजनीति में किसको रोल मॉडल मानो? रोल अपना खुद का अपनाओ, रोल अपना अच्छा होना चाहिए, अपने मॉडल को कोई और देख करके आप हार गए, फिर चौथी बार आपने चुनाव लड़ा और आप बसपा से चुनाव जीत गए। तो जो बसपा का वोटर है उसने आपको इतना प्यार दुलार लाड दिया, वोट दिया, आपने खुद कहा भी कि नोट दिया, सपोर्ट दिया, उसके बाद भी आपने उनको बिल्कुल बेसहारा छोड़ दिया, अलग छोड़ दिया और शिवसेना ज्वाइन कर ली। वो ये कहते हैं कि मनोज न्यांगड़ी ने अगर चुनाव हरा दिया तो फिर वो नेता नहीं है मेरे सामने खड़े होने वाले। देवेंद्र झाझड़िया फिर कोई बड़ा नेता नहीं मानता। राठौड़ साहब को भी बड़ा हनुमान जी बेनीवाल के साथ आपके हनुमान जी बेनीवाल की बात दुनिया का कुछ भी होगा, हनुमान जी बेनीवाल मेरे एक निजी मित्र है। नमस्ते, मैं रणवीर सिंह भाटी और आप देख रहे हैं गपशप विद रणवीर। आज हमारे स्टूडियो में हमारे क्षेत्र के जाने मानी शख्सियत, एक महान हस्ती, कद्दावर नेता, बसपा से 2 बार के विधायक आदरणीय श्री मनोज कुमार जी राठौड़ उर्फ मनोज न्यांगड़ी हमारे बीच में है। मैं सभी दर्शकों की ओर से, हमारी पूरी टीम की ओर से आपका स्टूडियो में स्वागत करता हूं। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप ठीक हैं? मैं ठीक हूं, बिल्कुल। आपके घर परिवार में सब ठीक हैं? सब राजी खुशी हैं, कृपा दृष्टि है राजगढ़ की जनता की मेहरबानी से। बहुत बढ़िया। अभी आपका ऑपरेशन भी हुआ, आप लंबे समय तक एडमिट रहे हॉस्पिटल में, तो अब आपका स्वास्थ्य ठीक है। राजगढ़ के हर व्यक्ति की व्यक्तित्व की भाव के अनुसार मैं ठीक हूँ। बहुत बढ़िया। अच्छा विधायक जी, मेरा पहला प्रश्न है आपको कि राजस्थान में आप बसपा से विधायक हैं, थे मतलब अभी आपने शिवसेना ज्वाइन कर ली, और राजस्थान में बसपा का कोई बहुत बड़ा स्टैंड नहीं है। आपके किसी बहुत बड़े नेता का आपको सहयोग नहीं है। आप धनवान भी नहीं है। चुनाव के टाइम कोई बहुत बड़ी रैलियां भी आप नहीं करते हैं। उसके बाद भी चुनाव कैसे जी जाते? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि बहुजन समाज पार्टी का कोई जनाधार की बात अगर कोई करता है कि जनाधार नहीं है, मैं इस बात को नहीं मानता। क्योंकि हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बाद पूरे हिंदुस्तान में अगर किसी पार्टी का जनाधार है तो वो बहुजन समाज पार्टी का है। नंबर दूसरा कि मेरे पास धन नहीं है, ये सत्य बात है। ये तो मैं आपको तो क्या बताऊं, क्योंकि आप तो मेरे इस एपिसोड के सारथी भी रहे हो। आज तो मेरे पास जो भी है, हम खड़े हैं, आप हमारा इंटरव्यू कर रहे हैं, लेकिन आप हमारे इस बात के सारथी रहे हैं। मेरा पूरा परिवार रहा है। हाँ, सारथी रहे हैं तो इसलिए मुझे इस धन के बारे में बताने की जरूरत नहीं। मेरे पास धन की कमी नहीं है, मेरे पास नहीं है, ये अलग बात है। लेकिन मेरी राजगढ़ के हर वोटर, उस मतदाता का जो मुझे यहाँ से विधायक बनाना चाहता है, उसके घर का हर धन का उपयोग मेरे इस चुनाव में होता है। इसलिए मेरे पास धन की कमी नहीं है, मेरे पास नहीं है, ये अलग बात है। तीसरा, आप पूछ रहे थे कि आपके पास बड़ी रैलियां नहीं करते, आपके पास बड़े नेता नहीं है, जिसके साथ जनता होती है उसको नेता की जरूरत नहीं रहती। तो मेरे पास राजगढ़ की जनता है और जनता मुझे नेता बनाना चाहती है, तो इसलिए उनको ना तो बाहर के नेताओं की जरूरत है, ना बड़े नेताओं की रैली की जरूरत है। वो ये कहते हैं कि आप आइए, हम सम्मान के साथ आपको वोट भी देंगे, नोट भी देंगे और आपके लिए मेहनत भी करेंगे। इसलिए मुझे ना तो बड़ी रैली करने की जरूरत पड़ी, ना मुझे बड़े नेता की जरूरत पड़ी। और मुझे पिछले 20 साल से मेरे परिवार के साथ जिस तरीके से जनता साथ खड़ी रहती है, हमें कभी नेता की जरूरत नहीं पड़ी। इसलिए नेता, मेरी राजगढ़ की जनता ही मेरी नेता है, वही मेरी वोटर है, वही मेरी धनवान है। सब कुछ व्यवस्थाएं राजगढ़ की जनता ने यहाँ के पिछले लंबे अरसे के नेताओं के खिलाफ डटकर मेरे साथ खड़े हैं, इसी कारण मैं नेता। बहुत बढ़िया, ठीक है। एक आपकी वीडियो वायरल हुई थी जिसमें आपने बड़े मन से कहा था कि हम नेता भी रहे हैं, हम वकील भी रहे हैं और हम क्रिमिनल भी रहे हैं। आपको याद है? बिल्कुल। तो मतलब
एक आप जैसे परिपक्व इंसान के लिए इस प्रकार का वक्तव्य देना क्या उचित है? देखिए, आप किस संदर्भ में कह रहे थे कि हम क्रिमिनल भी रहे? मैंने देखिए उसको अगर किसी ने सुना होगा मेरे उस वक्तव्य को, तो उस वक्तव्य में मैंने तीनों चीजें क्लियर करी है। मैं वकील रहा हूं, इसमें कोई दो राय नहीं, हूं आज भी हूं। वकील का तो क्या, वकील तो हमेशा ही रहता है। नेता की बात करो तो मुझे आपके राजगढ़ की जनता का आशीर्वाद मिला, मैं नेता भी हूं। और क्रिमिनल की अगर बात करें तो इस राजगढ़ के गुंडा राज को रोकने के लिए देखिए, क्रिमिनल की दो श्रेणी है। नंबर एक श्रेणी है कि क्रिमिनल किसी को प्रताड़ित करने के लिए, किसी का धन लूटने के लिए, किसी को भय पैदा करने के लिए, फिरौती लेने के लिए क्रिमिनल है। एक क्रिमिनल है कि उन लोगों का मुकाबला करना पड़ता है। जैसे आपसे कोई फिरौती मांग रहा है, आप पैसे नहीं देकर उससे लड़ने की मनसा रखते हो, नहीं दूंगा और मैं तेरे से लड़ूंगा, मुकदमा आपके खिलाफ भी हो गया, क्या आप क्रिमिनल थोड़ी हो गए? एक क्रिमिनल वो होता है जो अपने बचाव में, अपने डिफेंस में अपनी लड़ाई लड़ता है कि मैं इनकी मजलूमता को, इनके जुर्म को, इनकी तानाशाही को सहन नहीं करूंगा, और सहन नहीं करूंगा तो मुकाबला करूंगा, और मुकाबला करूंगा तो फिर कानून की दृष्टि में अपने बचाव में भी अगर अपराध हो जाता है तो वो क्रिमिनल कहलाता है। ठीक। आपके बड़े भाई साहब स्वर्गीय वीरेंद्र सिंह जी न्यांगड़ी, उन पर काफी मुकदमे थे। एक फगेड़िया हत्याकांड हुआ था, आपको ध्यान है? उसके बारे में आप क्या रखते हैं? देखिए, हत्याकांड हुआ था, वीरेंद्र न्यांगड़ी के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ था। सुमेर जी फगेड़िया को कोर्ट से सरेआम उठा लिया गया। देखिए, ये तो आरोप है विपक्ष के लोगों जो हमारे सामने मुकदमा दर्ज कराने वाले। ठीक है, अदालत में पुलिस ने भी, हो सकता है कि राजनीतिक प्रेशर से, राजनीतिक दबाव से, या हमको रोकने के लिए ऐसा हमारे ऊपर कोई गंभीर सिस्टम लगा हो। आप उस टाइम राजगढ़ थे उस समय? मैं उस समय राजगढ़। अच्छा। लेकिन अदालत ने जब उस निर्णय को निर्णित किया तो सभी को निर्दोष माना। तो जब निर्दोष मान लिया तो हम उस पुलिस के आरोप को स्वीकार नहीं करते। आप बता सकते हैं मतलब इस हत्या में कौन आरोपी रहे? देखिए, मैं कैसे बता सकता हूँ, ये तो पुलिस बताए। कयास लगा सकते हैं? नहीं, कोई कयास नहीं लगा सकता। कौन किस मामले में कौन अपराधी हो सकता है, ये मैं कैसे कयास लगा सकता। बहुत बढ़िया। आपके राजनीति में पसंदीदा नेता कौन है, जो आपके रोल मॉडल है? देखिए, मैं तो राजनीति में पसंदीदा की तो कोई बात नहीं कर सकता। जिसको आप अपना रोल मॉडल मानते हैं? नहीं, मैं राजनीति में किसको रोल मॉडल मानो? रोल अपना खुद का अपना हो, रोल अपना अच्छा होना चाहिए, अपने मॉडल को कोई और देख करके पालन करे। बहन जी के बारे में क्या विचार है? देखिए, बहन जी सजिंदा नेता है। हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी में जिस तरीके से उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में साइकिल यात्रा से शुरू करके माननीय कांशीराम जी ने, और इस हिंदुस्तान में इस बीजेपी और कांग्रेस के मुकाबले में तीसरी राष्ट्रीय पार्टी को खड़ा कर दिया, तो उनके नेताओं का क्या मुकाबला हो सकता है? कोई मुकाबला नहीं। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्योंकि मैं खुद शिक्षा जगत से हूं, तो मेरा आपसे प्रश्न है कि जो प्रति इकाई आरटी के भुगतान की जो राशि है वो 2013 में 17,000 रुपए सरकार देती थी। आज 2026 में यह राशि घटाकर 13,400 रुपए हो गई है। आपने कभी यह जरूर समझा कि मैं जो विद्यालय हैं उनकी इस मांग को विधानसभा तक लेके जाऊं? क्योंकि महंगाई तो उस समय जो पेट्रोल डीजल के दाम थे वो आज क्या है, उस समय जो सोने के चांदी के दाम क्या थे वो आज क्या है, यहाँ तक कि जो सब्जियों फल के दाम भी थे वो आज क्या है। तो स्कूली शिक्षा को इतना क्या मतलब एक ऐसा आपको नहीं लगता जैसे दुश्मनी से निकाली जा रही हो? तो इस बारे में क्या विचार है? देखिए, मैं आपके पूरे राजगढ़ की आपकी शिक्षा, प्राइवेट शिक्षा की एक सेवा शिक्षण संस्थान है जो गठन कर रखा आप लोगों ने, उसके माध्यम से मुझे एक ज्ञापन प्राप्त हुआ था। ठीक है, और वो ज्ञापन मैंने अभी विधानसभा जैसे शुरू हुई उस ज्ञापन को मैंने पूर्णतः अच्छी तरीके से पढ़ा। लेकिन जो आपने जो अब पूछा जो सवाल मेरे का, शायद उसमें इस तरीके का कोई अंकन नहीं है कि 17,000 से घटाकर 13,000 कर दी गई। ये आपके संज्ञान में नहीं? उस आपके ज्ञापन में तो नहीं है शायद। उसमें नहीं है? हाँ, उस ज्ञापन में शायद नहीं है। ये संज्ञान में अभी आपने मुझे बताया है, आप ये संज्ञान में देंगे तो विधानसभा का सत्र आ रहा है 2028 जनवरी से। निश्चित रूप से आपकी उस पूरे ज्ञापन को भी मैं अध्ययन कर रहा हूँ। उसमें मैं कौन सी बातों को सदन में रख सकता हूँ उनको भी रखूंगा। और आपने ये बात जो बताई है कि आप लोगों के लिए शिक्षा की इस नगरी को चलाने के लिए बहुत सी कठिन परिस्थितियां आती हैं, लेकिन उसमें अगर घोटाई राशि गई है सरकार के द्वारा कोई, तो निश्चित रूप से हम सरकार से मांग करेंगे
कि इसको आप वापस महंगाई के अनुसार बढ़ाने का काम करिए, घटाने का काम ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद ठीक आपका। है। अच्छा, आप पहली बार सबसे पहले न्यांगली परिवार ने बसपा से चुनाव लड़ा, स्वर्गीय श्री वीरेंद्र सिंह जी ने चुनाव लड़ा और कुछ ही मार्जिन से वो चुनाव हार गए थे। उसके बाद दूसरी बार चुनाव आपने बसपा से लड़ा, आप चुनाव जीत गए थे। तीसरी बार फिर आप हार गए, फिर चौथी बार आपने चुनाव लड़ा और आप बसपा से चुनाव जीत गए। तो जो बसपा का वोटर है उसने आपको इतना प्यार दुलार लाड दिया, वोट दिया, आपने खुद कहा भी कि नोट दिया, सपोर्ट दिया, उसके बाद भी आपने उनको बिल्कुल बेसहारा छोड़ दिया, अलग छोड़ दिया और शिवसेना ज्वाइन कर ली। इसमें मतलब क्या आपका कोई लालच है इसके अंदर, या कोई जनता का कोई इससे कोई लाभ मिला, क्या क्या कारण है? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैंने चलो दल बदला, दल बदलने के बाद निस्वार्थ बेसहारा छोड़ने वाली जो बात है, मनोज न्यांगली राजगढ़ की विधानसभा क्षेत्र में है, कहीं छोड़ने का सब्जेक्ट नहीं है। ये मेरे लोग मेरे पास है, मेरे साथ हैं। ठीक है, मुसलमान वोट करता है आपको? देखिए, करता है मेरे को मुसलमान वोट, क्यों नहीं करता? मेरे को ऐसा कोई जाति नहीं है इस राजगढ़ में जो मुझे वोट नहीं करती। कम ज्यादा का आंकलन अलग सब्जेक्ट है, ठीक, लेकिन हर जाति मेरे को वोट करती है। शिवसेना की जो छवि है वो हिंदुत्व की छवि है कोई, तो अब आपको नहीं लगता कि जैसे इससे मुसलमान वोट कट जाएगा आपसे? देखिए, मैं ये बात कहता हूँ, वोट किसी व्यक्ति से जुड़ता है ना, वो किसी पार्टी से नहीं कटता। तो व्यक्ति से जुड़े हुए वोट है। पार्टी की अगर बात करूं तो शुरुआत में जब हमने 2008 में या विधानसभा का बसपा का चुनाव लड़ा, तो इस सादुलपुर विधानसभा में बसपा का कोई वर्चस्व बड़ा नहीं था और जनता ने वोट दिया, वो मेरे परिवार को दिया, मेरे व्यक्तियों को भी दिया, पार्टी के सहारे से दिया। तो जनता वोट देती है, वो पार्टी को देख करके नहीं छोड़ के जाती। राजगढ़ में भी अगर कोई बात करना चाहता है, मुस्लिम वोट बीजेपी को, बीजेपी उससे बड़ा मानते हैं बीजेपी को, मुस्लिम वोट नहीं करता, यही कहते हैं। हाँ। मैं आपको राजगढ़ में बड़े बड़े नाम गिना दूंगा जो बीजेपी को वोट करते हैं, जो बीजेपी को मुस्लिम वोट करते हैं। 3 तो बड़े पार्षद गए थे, अब की बार सुमित्रा जी का चुनाव था, वो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ी। राजगढ़ के 3 कांग्रेस के पार्षद, एमडी चौहान साहब, मुश्ताक प्रधान और फैज मोहम्मद, इन तीनों नेताओं ने कांग्रेस छोड़ के बीजेपी को वोट दिया। ठीक, शहर की नगर पालिका क्षेत्र में एक बीजेपी से पार्षद जीता हुआ है, 2, एक सलीम तेली और एक शेख है, क्या नाम है उनका, मैं थोड़ा नाम दिमाग में नहीं आ रहा, वो बीजेपी से जीते हुए। अब्दुल चेयरमैन थे, चेयरमैन साहब पूरा, वो बीजेपी से चेयरमैन रहे। तो ये तो धार्मिक भाव फैलाने का एक लोगों का अलग सिस्टम है, लेकिन मंशा है। और मेरे तो अभी मैंने इस चुनाव में जब भी मैं खड़ा हुआ हूं, मेरे साथ जो लोग खड़े, मेरे को वोट दिया और मैंने जहां गिरवा दिया वहां चले दे दिया, कोई। ठीक है, आपने अभी देवेंद्र जी चुनाव हारे, देवेंद्र जी झाझड़िया लोकसभा चुनाव हारे थे, उसका क्या कारण बताएंगे? आपकी क्या कारण रहा होगा कि वो चुनाव हारे? इतनी बड़ी सेलिब्रिटी थी, उनके साथ इतने बड़े नेता राजेंद्र जी राठौड़ थे, उसके बावजूद भी उनके चुनाव हारने का क्या कारण रहा? इसमें एक कारण आपको भी माना जाता है कि आपने भी चुनाव से जस्ट पहले पार्टी ज्वाइन की और एक मोटी रकम लेके राहुल जी कसवा से आप मिल गए और उनका एक वोट बैंक खत्म करने का आपने काम किया, उनको हराने का काम। इस बात में कहां तक सच्चाई है? देखिए, मैं इसको बड़ी विस्तार से बताऊंगा। ठीक, आपने मुझे पूछा था, ये लोगों में बहुत चर्चा होती है, मैं विस्तार से बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो वो क्यों हार गए, इस बात का विचार और मंथन उनके देश के प्रधानमंत्री चूरू में आए वो करें, माननीय चूरू के मालिक राजेंद्र जी राठौड़ साहब है वो करें, देवेंद्र जी झाझड़िया करें, वो भारतीय जनता पार्टी का पूरा संगठन करेगा हम चुनाव क्यों हार गए। जनता भी तो पूछती है ना, मैं वही बताना चाहता हूँ, वो क्यों हार गए चुनाव, ये तो वो बताएं। उनकी पार्टी है, मैंने अगर उनको सपोर्ट किया, मैंने उनको वोट दिया, तो फिर ये कारण तो मैं तो बता नहीं सकता, मैंने तो कुछ दिया, कारण वो बताएं, नंबर 1। नंबर 2, वो ये कहते हैं कि मनोज न्यांगली ने अगर चुनाव हरा दिया तो फिर वो नेता नहीं है मेरे सामने में खड़े होने वाले। देवेंद्र झाझड़िया फिर कोई बड़ा नेता नहीं मानता, राठौड़ साहब को भी बड़ा बार के आप विधायक रहे हैं, इतना बड़ा वर्चस्व है आपका, मेरा ज्यादा नहीं तो 5, 10, 15, 20 हजार वोट तो आप इधर उधर। तो फिर नरेंद्र जी मोदी चूरू में आगे कहते हैं कि दिल्ली में नरेंद्र मोदी, चूरू में देवेंद्र, और राठौड़ साहब, हरलाल जी सारण साहब, जूरी बीजेपी की टीम चूरू की, और भादरा में संजीव जी बेनीवाल, नौर से अभिषेक जी मटोरिया जी, और पूरी भारतीय जनता पार्टी की इतनी बड़ी टीम को मैंने अगर एक रात में कहीं पार्टी बदलने के कारण उनको चुनाव हरा दिया, तो फिर मैं ये सब नेता नहीं है, नेता तो मैं हूं जो मैंने एक रात में पूरे लोकसभा के इतने बड़े लीडर को हरा दिया। एक आरोप लगाते हैं मैं किसी दूसरे से मिल लिया,
ये आपके सुनने में आई ये बात? ये मैं बस सब सुनता हूँ, वो उनके आरोप है जिनको मैंने वोट दिया। वो कहते हैं मनोज न्यागणी कारण हार गए, मैं आज स्वीकार कर रहा हूँ कि मैंने हरा दिया, क्या फर्क पड़ता है उससे? मैं क्यों रोजाना उनको स्पष्टीकरण दूं कि मैं आपको जिता रहा था, आपको राठौड़ साहब जब सत्ता में थे तो बैकडोर आपके काम करवाते थे? देखिए, ये तो आज भी मेरे लोग तो काम करते हैं, इसमें क्या बात होगी? जो मिनिस्टर बने हुए हैं वो राजस्थान की सरकार के मिनिस्टर हैं, और राजस्थान की सरकार का मैं एक पार्ट हूँ। जिस भी मंत्री के पास जाता हूँ मेरा काम कराता हूँ। बैकडोर में क्यों, खुले मन से जाता हूँ। मैं तो आज भी किसी लुक के नहीं जाता। कोई तो जाता है कि पार्टी का नहीं है, कोई छुपा विधानसभा में आप सब विधायक से जो भी एंटी पार्टियों से बात करते हैं आपस में? अच्छी तरीके से करता हूँ, सबके सामने अपनी बात ताकत से रखता हूँ। हनुमान जी बेनीवाल के साथ आपके हनुमान जी बेनीवाल की बात, दुनिया का कुछ भी होगा, हनुमान जी बेनीवाल मेरे एक निजी मित्र है। एज ए पॉलिटिशियन छोड़ दीजिए, निजी मित्र है। मजबूत नेता है, मजबूत नेता, इसमें कोई आवाज रोड तक निश्चित रूप से। और मेरे 5 साल तो पिछले 13 से 18 में एक चेयर पे रहे हैं। अब 6 महीने वो विधायक बन के आए तो भी हम चेयर पे रहे। वो जाट हैं और जनता ने उनको एक जाट नेता की इमेज में बांध रखा है, तो कभी ऐसा मतलब उनको ऐसा महसूस नहीं हुआ कि ये राजपूत है, मेरी इसका दोस्ती ठीक रहेगी नहीं रहेगी? ये या फिर मतलब जब लेवल बढ़ जाता है तो वहां जाति धर्म सब खत्म हो जाते हैं? अब मैं एक बात बताता हूँ, ये विपक्ष में जो लोग सामने जो भी चुनाव लड़ता है ना किसी भी नेता के खिलाफ, वो हर आदमी को जाति से किसी से बहाने से बांध कर तो वोट बटोरना चाहता है। उसके पास कोई संसाधन नहीं होता। मैं मनोज न्यागणी चुनाव लड़ रहा हूँ यहाँ, मैं राजपूत हूँ, हनुमान बेनीवाल जाट था, मैं दोनों बहुत मित्र अच्छे साथ बैठे। इस राजगढ़ में मैं चुनाव लड़ा हूँ, ऐसा कोई गांव नहीं है जिसने, मैं राजपूत होते हुए मेरे को जाट ने वोट नहीं दिया हो, हर व्यक्ति ने दिया है। लेकिन सामने वाले जो भी है वो कुछ भी कहते हो, किसी कानों में जाकर। आपके मन में जाति का महत्व है? कोई महत्व नहीं, कोई महत्व नहीं। मेरा महत्व है। एक उदाहरण देता हूँ इसका। लोगों का कहना है कि आप भी जातिगत राजनीति करते हैं। अभी पीछे एक देवू सिंह राठौड़ और प्रधान ढाका का एक मामला हुआ था, आपके सामने आया था? बताइए। कोई उनका लेन देन का मामला था जिसमें आपने देवू सिंह जी का पक्ष लिया, और प्रधान जी ढाका जिन्होंने आपके भाई के लिए अपने सीने पे 2 गोलियां खाई थी, उनको आपने दरकिनार किया और देवू सिंह जी का इसमें पक्ष लिया। इसमें आपको कैसे तो कोई शब्दों से कुछ नहीं बताना चाहता, लेकिन एक छोटी सी जनरल बात बताऊंगा। ये तो दुनिया है, कुछ भी कह देगी। ये हजारों लोगों के लेन देन आपसी, ठीक है, अपने व्यवहार पर, अपने लेवल पर बिजनेस भी साथ करते हैं, लेन देन भी साथ करते हैं, काम भी साथ करते हैं। हमारा कोई रोल थोड़ी है उसमें। आप कोई पूछ के थोड़ी करते हैं हमसे, कोई किसी से नहीं करते। लेकिन पक्ष विपक्ष की कोई ना तो किसी अदालत में था, ना कोई न्यायालय में था, ना कोई थाने में था, तो कहाँ पक्ष विपक्ष बात? ये लेन देन का। आपकी बात हुई थी प्रधान जी? मेरी सबसे बात हुई। हम बात कह सकते हैं ना, आपके लिए भी हो जाए किसी से बात। जैसे आप रणवीर जी का मेरा इस तरह का मामला, रणवीर जी से भी बात कर ले। रणवीर जी अगर उस बात को पालन करेंगे नहीं करें, रणवीर जी का हम क्या करते हैं? तो ये तो छोटी बातें, तो इसको तो बहुत स्तर पर ही नहीं लेना चाहिए। ये तो आदमी की व्यक्तिगत सारी दुनिया में रोज लेन देन का मामला है। ठीक। अच्छा, एक आपके राजनीतिक जीवन में सबसे बड़ा दर्द आपको कहां देखने को मिला? ऐसा कष्ट कहीं कोई बहुत बड़ा कि मैं उस समय को भूल नहीं सकता? देखिए, मैं आज भी मेरे परिवार नहीं भूल सकता। मेरे भाई स्वर्गीय वीरेंद्र न्यागली की हत्या हमारे परिवार से जाना, उसको हम कभी नहीं भूल सकते। और उस दर्द की, दुख की भूलने की बात करें तो हम कठिन परिस्थितियों में आज लड़ रहे हैं, कठिन परिस्थितियों में आज खड़े हैं। और किसी भी दर्द की तो बात करें तो जिंदगी का सार्थक अर्थ ही दर्द है। तीन भाई थे आप? स्वर्गीय वीरेंद्र जी मेरे से बड़े थे, मैं उनसे छोटा हूँ, मेरे से एक छोटा है। परिवार में कौन कौन है? परिवार में मेरा छोटा भाई है, मैं हूँ, वीरेंद्र भाई साहब का एक लड़का है, अजीत। ठीक है। आपके कितने बच्चे हैं? एक लड़का है। नेपू जी के कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे। ठीक है। सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं अभी? सब पढ़ रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी सिद्धमुख में आप देख रहे होंगे कि फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे एक मुहिम चलाई जा रही है कि जैसे सिद्धमुख नहर चली गई वैसे ही सिद्धमुख विधानसभा भी जाने वाली है, और ये इसको तारानगर में मिलाने की बात चल रही है, और सिद्धमुख को एक अलग विधानसभा बनाया जाना चाहिए। मैं इस पर आपके विचार चाहूंगा। देखिए, निश्चित रूप से विधानसभा का अगर पुनर्गठन होता है, सिद्धमुख बनती है तो बहुत अच्छी बात है, बनाई जानी चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक मैं सोशल मीडिया पर किसी ने पोस्ट की है, कृष्ण बिस्लानिया, वीरेंद्र सिंह पूनिया ने इसको शेयर किया है। आपके मौन पर उन्होंने लिखा है, सुनिएगा थोड़ा ध्यान से। मौन व्रत की महिमा, राजगढ़ के गुमशुदा विधायक जी के नाम संदेश। बधाई हो विधायक जी, सुना है आप राजनीति छोड़कर मौन साधना अपना ली है। कमाल का हुनर है आप में। जब वोट मांगने आए थे तब तो शब्द कम नहीं पड़ रहे थे, और आज जब पानी, बिजली, स्वास्थ्य, सड़क, किसान की समस्याओं का क्या हुआ, तो आपने मुंह पर ऐसा ताला लगाया कि चाबी शायद
ऊपर ही घूम गए, मतलब खूब सारा लिख रखा है, पढ़ूंगा तो समय लग जाएगा, लेकिन आप भाव समझ गए होंगे कि क्यों लिखा है। देखिए, मैं उन लोगों का ये जैसे जो लोग देते हैं ना, उनका मैं कोई जवाब देने के लिए नहीं बैठा हूं। आवाज तो है जनता की। अब मैं बता दूंगा तो जनता की आवाज में मैं उन गुमशुदा लोगों को पूछना चाहता हूँ कि 24 घंटे के अगर समय होता है ना, उसमें से 18 घंटे में जनता को देता हूँ। कौन सी गुमशुदगी की बात करते हैं? गुमशुदा तो उनको ढूंढो जिनके लिए आप लोग करना चाहते हो कि वो चुनाव के समय आएंगे, उस समय आपको कहेंगे कि हमारी सत्ता आएगी, सरकार आएगी। मैं तो कभी नहीं कहता मेरी सत्ता आएगी, सरकार आएगी। मैं कहता हूँ जनता ही मेरी सरकार है, जनता ही मेरी सत्ता है, और जनता के लिए 24 घंटे हाजिर रहता हूँ। कब की गुमशुदा की बात, वो तारीख बताएंगे कब से कब गुमशुदा थे। इन गुमशुदाओं का मैं जवाब नहीं देना चाहता। ये तो विपक्ष के लोग हैं ना, वो कुछ भी कहें, जो कुछ फर्क नहीं पड़ता इससे। मेरा काम है गतिशील रहते हुए सतत प्रक्रिया में जनहित में जनता की बात करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। और 2 बार विधानसभा का 2 वर्ष का बजट सत्र आया है। आप मेरे एक एक बात को, आवाज को सदन में से उठाकर वीडियो बताइए उनको कि कौन मौन है, कौन हुआ है। अरे इन भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े होकर के इस राजगढ़ को लूटने का जो मानस बनाया, उसके खिलाफ मनोज नांगली खड़ा, और खड़ा ही नहीं हो सकता कोई। बहुत बढ़िया। एक गांव वाले भैया है, वो लिखते हैं कि पिछले 26 माह में कोई एक काम तो बताओ जो विधानसभा लेवल का हो और उसे हम क्षेत्र का विकास कह सकें। देखिए, विकास एक सतत प्रक्रिया है। इस भारत देश को आजाद हुए 75 वर्ष हो गए। विकास की हर व्यक्ति, हर सरकार, हर सत्ता एक मुहिम सत्ता में गिनाने की बात करती है। क्या कभी विकास रुका है? क्या कभी विकास संपूर्ण हुआ है? नहीं हो पाया। और हर सरकार कहती है हमारी ये योजना है, हम ये लेके। मैं ये कहना चाहता हूं, विकास कोई भी हो वो सरकार के माध्यम से होता है, किसी भी नेता के घर से नहीं होता। आपके द्वारा करवाए गए कोई भी काम, मैं मेरे द्वारा कराए गए काम इस राजगढ़ को बताना चाहूंगा। अब का बताऊं, पहले का अभी मैंने इस राजगढ़ में, अगर कहो तो मैं पूरी लिस्ट दूं। हाँ, एक बार निकाल लीजिए, देख लेते हैं। मेरा मोबाइल में है, पूरी लिस्ट देता हूं। अभी मैं गिनाना शुरू करता हूं, फिर ये कहेंगे तो मुख्य 4 काम कोई। अभी मैं गिनाऊंगा तो ये कहेंगे कि ये हमारी सरकार से है। तो मैं तो ये पहले से कह रहा हूं, काम तो सरकार के अलावा कहां होते हैं। मेरा कोटा है 5 करोड़, वो भी खर्च करता हूं, वो भी सरकार का है। पूरा कोटा खर्च करते हैं, पूरा 100% 3 महीने में। अब मेरा कोटा है, वो भी किसका पैसा है बताइए आप, अगर उसका कोई बताने का तरीका है तो। मेरे घर से का थोड़ी है, वो जनता का है वो पैसा। नहीं, कहां से आता, कहां से है? वो तो सरकार देगी, सरकार ही देती है। तो जितने विकास हो रहे हैं वो सरकार से हो रहे हैं। तो फिर उसको वो बाद में गिनाएंगे कि मैं ये स्वीकृत करा के लाया हूं, मैं ये कोटे के अलावा बताता हूँ। लगाना ही लगाना है, मैं आपको बताता हूँ। वो लगाने के लिए आपको मिलता है तो सरकार से आने वाला। आपके चांदगोठी से रामपुरा तक डबल रोड चौड़ाईकरण, हमीरवास से रामपुरा रोड, हरपाड़ू से रामपुरा रोड, ठीक है। राजगढ़ में जो है आपका ये अभी गौरव पथ बन रहा है, अटल पथ, जो सिद्धमुख में 3 किलोमीटर का, ठीक है। आपका गालड़ से, धानोठी से गालड़ तक की सड़क। मिसिंग लिंक में मैंने अभी तक 50 किलोमीटर सड़क तो गिनाऊं। भैंसली से बेवड़ से बोजान क्षेत्र में क्या विशेष कार्य? सिद्धमुख में बताया मैंने, 3 करोड़ का ये। अभी अटल ज्ञान केंद्र लाइब्रेरी जो बनती है 12 लाख रुपए का, वो सैंक्शन किया है सिद्धमुख में, ठीक है। उसके अलावा विद्युतीकरण की ढाणियां, जो लोगों को खेत में, व्यक्तिगत लोगों की बहुत परेशानी है। अभी यहाँ पर भीमसाना में जो डैम बन रहा है, वो उसमें घटिया क्वालिटी लग रही है, तो किसानों ने आंदोलन किया था। आप गए थे वहां पे? देखिए, पहला आदमी मैं हूं जो सबसे पहले मैं गया। उसके बाद मेरे पीछे पीछे राम सिंह जी भी आए, कृष्णा जी भी आए। सबसे पहले जाने वाला मैं हूं, बीमार होते हुए मैं गया। आपने देखा वहां क्या चल रहा है? क्या बिल्कुल देखा। काम सही चल रहा है? नहीं, सही नहीं था, इसीलिए रोका था। जनता के साथ है? जनता के बिल्कुल साथ। और मैं गया मौके पे, यार मेरे से राय लेकर के उन्होंने कहा कि अब हमको ये करेंगे, हम आश्वासन से काम करेंगे। सभी धरनार्थियों ने मेरे को फोन किया कि साहब इसी तरीके से हमारा समझौते में ये हो रहा है कि हम काम देख रेख में अच्छा करेंगे, वो आपकी जो कमेटी कर रही है उस हिसाब से हम साथ आपके। तो आदरणीय मनोज जी, एक आप देखते होंगे कि सिद्धमुख क्षेत्र में जब आप घुसते हैं तो यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा सिद्धमुख नहर का मुद्दा है। इससे बड़ा कोई मुद्दा नहीं है पिछले 50 सालों जी, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। ये मैंने आपसे पहले आदरणीय सुंदरिया जी भी आए थे, मैंने उनको भी पूछा था और उन्होंने कहा था कि इसको खा गए नेता कुछ। और अब ये है कि इस नहर के ना होने की वजह से इस क्षेत्र में बहुत नुकसान हो रहा है। यहाँ का किसान त्राई त्राई कर रहा है। अगर आज पानी होता तो यहाँ के किसानों का एक अलग ही लेवल होता, एक अलग स्तर होता। इस पर आपके क्या विचार है? देखिए, बहुत अच्छी बात आपकी है। सिद्धमुख नहर
राजगढ़ के इस सिद्धमुख क्षेत्र के 14 गांवों को पानी मिलना चाहिए था, जो आज तक नहीं मिला। नहीं मिला। सच्चाई है कि 30 वर्ष से इसका उद्घाटन कभी सोनिया गांधी जी ने भी किया, कभी इसको गहलोत साहब ने भी किया, कभी इसको राजीव गांधी तक का भी इसमें नाम है शायद, लेकिन पानी आज तक हमको नहीं मिला। गहलोत जी और राजीव जी आए थे, बिरानी है जहां भी है, लेकिन पानी आज तक राजगढ़ के 14 गांवों, सिद्धमुख के 14 गांवों को नहीं मिला। ये दुर्भाग्य की बात है। बिल्कुल। इसमें कौन खा गया, आपने इसके लिए क्या प्रयास? अब देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पिछली बार मैं एमएलए था तो मैंने यहाँ नाला बढ़ाने के लिए 2 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत करवाया था, लेकिन मैं उस बजट को उचित नहीं मानता। मैं मेरे मन की बात बताता हूँ, इसलिए नहीं मानता जब तक इस नहर की किल्लाबंदी और मुरबाबंदी नहीं हो जाएगी। क्यों नहीं होती? तो तब तक ये गंभीर समस्या है। क्यों नहीं होती? ये इसलिए नहीं हो पा रही, पिछली बार इसमें गवर्नमेंट ने इसको मुरबाबंदी किल्लाबंदी के लिए एक सर्वे करवाया था, लेकिन इसके जो किसान की मुरबाबंदी जमाबंदी के लिए जो सर्वे हुई, रिपोर्ट हुई, वो ऑनलाइन नहीं होने के कारण यहाँ टीम आई, वो वापिस चली गई। नक्शे का मिलान नहीं होने के कारण इसकी मुरबाबंदी जमाबंदी नहीं हो सकी। और जब तक के मुरबाबंदी किल्लाबंदी नहीं हो जाती है, तब तक ये यहाँ विकास के नाम से अगर पैसा लगाया जाता है वो बेकार है। चाहे नाला बढ़ो, चाहे खाड़ा बढ़ो, कोई काम का नहीं। और पिछली बार, अब आपका क्या विजन है इसके लिए? देखिए, इसके लिए हमारे पास विजन इतना ही है कि ये जनता की मांग है, इसके लिए ताकत के साथ, या धरने पे भी पिछली बार था, मैं धरने पर भी बैठा था, विधानसभा में भी मैंने हर बार इसकी बात करके, अभी भी मैंने विधायक बनने के बाद 3 बार मुरबाबंदी और किल्लाबंदी की बात करी है, लेकिन सरकार के कानों पर जू नहीं रेंग रही। नतीजा सिफर। हाँ, नतीजा कुछ नहीं है, वैसा का वैसा ही पड़ा। तो यहाँ किसान मतलब ऐसे ही त्राईमाम करता रहेगा? त्राईमाम नहीं, अब किसान तो त्राईमान है जब तक लाभ नहीं मिल रहा। त्राईमान क्या करेगा किसान? तो कोई किसान के लिए जनप्रतिनिधि हम बनने के बाद हम सरकार से मांग करते हैं, हम सरकार के अंदर भागीदार हो, उस दिन अलग बात होगी। अभी तो हम सरकार के सामने अपनी जनता की हक की मांग की जो बात है वो रखते हैं। ठीक। आपके बड़े भाई साहब ने राजनीति में कदम रखा, वहीं से न्यांगली परिवार की राजनीति से शुरुआत हुई। उन्होंने राजनीति में रहते हुए अपने प्राण त्याग दिए, अपनी जान गंवाई। उसके बाद आपने उनकी जिम्मेदारी संभाली, आप पर हमला हुआ, आपकी एक आंख चली गई। उसके बाद फिर आप पर हमला हुआ। बहुत अच्छे खासे आप अधिवक्ता थे हाई कोर्ट में। आपको लगता नहीं कि इस राजनीति से आपको फायदा कम और नुकसान बहुत ज्यादा है, और ऐसा नुकसान है जिसकी भरपाई हो ही नहीं पा रही? देखिए, सही बात आपकी, मैं वकालत से बढ़िया कोई पेशा दुनिया में मेरी नॉलेज में नहीं मानता, आज भी नहीं मानता हूँ। विधायक हूं तो भी मैं मानता हूँ वकील से अच्छा पेशा कोई नहीं है। ठीक है। लेकिन देखिए, एक क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है और बड़े भाई ने एक मुहिम चला दी, और यहाँ एक राजनीतिक के रूप से लोगों को जोड़कर, लोगों को सहारा बनने के लिए लोगों ने उनका साथ दिया, और वो लोग बेसहारा हो गए थे कि भाई हम यहाँ लड़े, लड़ाई के बाद एक हमारा नेता बनाया, नेता भी हमारे बीच नहीं रहा। तो हमने ये तय किया कि 2013 का चुनाव हमको निश्चित रूप से लड़ना है। हार जीत एक मायने था कि जीतेंगे हारेंगे, तो एक भविष्य के गर्भ में था, लेकिन हमने तय किया कि हमें लड़ना चाहिए, क्योंकि लोग कम से कम ये तो नहीं कहें कि एक आदमी था वो चला गया और उसके पीछे बचे हुए लोग उस लड़ाई को लड़ नहीं पाए। इसलिए मैंने वकालत का पेशा छोड़कर इस राजनीति की जनता के बीच आया, और निश्चित रूप से जनता ने प्रेम और स्नेह बड़े भाई वीरेंद्र न्यांगड़ी की तरह ही दिया, आज तक भी देते आ रहे हैं निश्चित रूप से। लेकिन आज भी कठिन। आप उनकी याद में उनकी पुण्यतिथि पर आप रक्तदान शिविर का आयोजन करते हैं? हमेशा करता हूँ, लगातार 16 वर्ष तक, और हर बार पुण्यतिथि पर करते हैं, और उन भाई को याद भी करते हैं। भाई को याद मैं क्या करता हूँ, राजगढ़ का बच्चा करता है। तो ये इश्यू नहीं है कि मैं राजनीति में कोई लाभ नुकसान की बात करो, तो आज भी नुकसान ही स्थिति। मैं जहां लड़ रहा हूं, आप कह रहे हो गनमैन, सुरक्षा, ये चीजें हैं, ये मेरे क्या काम की बात है? कोई जरूरत नहीं है। कई बार इसका बोझ नहीं लगता आपको? लगता है, हमेशा लगता, क्या करें? इसके बिना एक साधारण व्यक्तित्व है, कहीं भी जाओ, कहीं भी बैठो, मन में करो, जब जा सकते हो, मैं नहीं जा सकता है। ये दुर्भाग्य है हमारे राजगढ़ में, जिन लोगों के सामने मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, उनकी नीति रीति यही। आपसे भी बड़े नेता है ना, जैसे राजेंद्र जी राठौड़ हैं, बुडानिया जी हैं, आदरणीय कसवा जी हैं, किसी के पास सिक्योरिटी नहीं है। और मैंने तो ये देखा है कि कहीं कहीं कसवा जी तो खुद गाड़ी मतलब ड्राइव करके चले जाते हैं कार्यक्रमों में, और आप ही एक ऐसे नेता हैं जिनको इतना मतलब हाई सिक्योरिटी के बीच में रहना पड़ता है। देखिए, ये सब स्थापित नेता हैं, इनकी पार्टियां हैं, दल है। नेता नहीं है? मैं का विधायक है, 2 बार का विधायक हो, विधायक तो मैं फिर भी बढ़ूंगा, लेकिन अलग बात है। ये तो
मैं स्थापित नेता नहीं हूं। स्थापित नेता हमारे देखिए, स्टूडियो की ओर से आपको शुभकामनाएं देता हूं आपके भविष्य के लिए। हाँ, स्थापित होने का मतलब होता है कि सत्ता के भागीदारी के आकर के एक बड़े पैनल के माध्यम से या बड़े सिस्टम के साथ हम खड़े हों तो सुरक्षा का, और जो आप अगर बड़े लोगों के सामने लड़ रहे हो तो फिर आपको खतरा जनता से थोड़ी है, उन लोगों से है जिनके लिए आप खतरा बने हो। ठीक, तो मैं उन लोगों के लिए खतरा बनाऊंगा, ये बड़े नेता। एक गंभीर और तीखा सवाल मैं पूछता हूं आपसे, जब तक आपका परिवार राजनीति में नहीं आया तब तक राजनीति इस क्षेत्र में, सादुलपुर विधानसभा का जो क्षेत्र है, इसमें जातिगत चुनाव नहीं थे उस समय, और ना ही ऐसा कुछ जहर था। मेन अगर हम बात करें मुख्य तौर पे कि जाट राजपूत का बड़ा एक मतलब 36 का आंकड़ा बना हुआ है, ऐसा लग रहा है समाज में जैसे एक जातिगत जहर घुल गया है। आप अपने को या अपने परिवार को इसके लिए दोषी मानते हैं? देखिए, मैं दोषी मानता हूं मेरे सामने लड़ने वाले नेताओं को इसके लिए। अच्छा। हमने सबसे पहला चुनाव लड़ा 2008, और आपने अभी एक नाम लिया हमारे प्रधान ढाका का। अगर ये हम जातिवाद का जहर होता, प्रधान ढाका 8 में हमारे साथ था। मैं एक आदमी का नाम ले दूं जिससे लगे कि भी जो आदमी लड़ने वाला था, गोली खाने वाला, उसमें साथ था, तो फिर जातिवाद का जहर कहां था? जातिवाद का जहर मेरे सामने लड़ने वाले चुनाव के लोग जो बीजेपी और कांग्रेस से लड़ते आए हैं, उन्होंने लंबे समय तक इस सादुलपुर विधानसभा क्षेत्र में शासन किया है, और उस शासन में कोई दखल करने वाला व्यक्ति आया तो उन्होंने उसको जातिवाद रंग देने का काम किया। लेकिन हमने उस जातिवाद के रंग को मिटाकर आज ऐसा कर दिया, एक सद्भाव वातावरण राजगढ़ में, कि कोई गांव ऐसा नहीं है जो मनोज नागड़ी के साथ जाट जाति से नहीं होती। मैं देखता हूं क्योंकि लगभग हर जाति धर्म के लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, और शायद कारण भी यही है कि कोई इतनी बड़ी पार्टी ना होते हुए भी आप चुनाव जीत जाते हैं। तो फिर जातिवाद का जहर किसने जोड़ा? जो बीजेपी और कांग्रेस लड़ने वाले लोग, जब हम थोड़े वोट वाले जो चुनाव लड़े, तो उन्होंने अपने लोगों के बीच जाकर कहा जातिवाद का जहर पैदा करने के लिए। लेकिन अब की धीरे धीरे जब समझ में आया तो सब लोगों के राहुल कसवां जी से आपकी बातचीत होती है? देखिए, मैं आज तक मेरी राजनीति, मैं बड़ी साफ सुथरी राजनीति करता हूँ। मैं आज तक कभी भी राहुल कसवां से और राम सिंह परिवार से मेरा कभी किसी भी मंच पर लेकर कोई बातचीत नहीं। कार्यक्रमों में मिलते नहीं। कार्यक्रम में आज जिला परिषद की मीटिंग होगी या दिशा की मीटिंग होती है, उसमें हम साथ बैठते रहते हैं। क्या बात होती है? राठौड़ साहब से बात होती है? राठौड़ साहब से अब मेरी पिछले 1.5 साल से कोई बात नहीं है। जब से उन्होंने मुझे, जी और राठौड़ साहब दोनों में ही आप राजनीति को लेकर नैतिकता किस में मानते हैं? मैं तो किसी का नैतिक व्यक्तित्व का मैं बखान करूं, ये मेरे लिए, आपके दृष्टिकोण से? मेरे दृष्टिकोण से मैं नैतिकता किसी की कुछ नहीं मानता, क्योंकि नैतिकता तो तब खराब हो जाती है जब बड़े नेता राजनीति करते हैं तो उनकी खुद की नैतिकता नहीं होती, तो फिर नैतिकता होती कहाँ है? वो तो एक दिन तो कहते हैं ये मेरा बड़ा दुश्मन है, दूसरे दिन कहते हैं हमारा दुश्मन नहीं, हमारा सारथी है। तो ये तो नैतिकता तो मैं नहीं मानता। मैं मेरी तरफ से किसी का व्यक्तित्व व्याख्यान नहीं कर सकता। ना राठौड़ साहब को व्यक्तित्व के लिए मैं कह सकता वो बड़े राजनेता है। कसवा परिवार की बात करो तो वो उनसे बड़े राजनेता है। अपने आप में दोनों लंबे अरसे की राजनीति करते आ रहे हैं, बड़े नेता है। तो फिर मैं उनका व्यक्तित्व का मेरी तरफ से कोई बखान नहीं करता। वो अपने अपने स्तर पर, अपने अपने स्थान पर जैसा उनको उचित लग रहा वो कर रहे हैं। ठीक है। अभी मंच पर आप देखते होंगे कि जो रैलियां होती हैं, जो सभाएं होती हैं, उसमें जो नेता है वो अपने बच्चों को लाना शुरू कर रहे हैं। जैसे अभी थोड़े दिन पहले आदरणीय बेनीवाल साहब, हनुमान जी बेनीवाल, वो अपने छोटे बेटे को लेके आए थे मंच पे, उनसे स्पीच दिलवाई। अभी इधर सचिन पायलट जी हैं, वो अपने बेटे को लेके आए, उन्होंने स्पीच दिलवाई। पराक्रम जी भी अभी सक्रिय हो रहे हैं। आपको नहीं लगता कि आपको अपने बच्चों को सक्रिय करना चाहिए? देखिए, अभी तक तो मैं कर रहा हूं, ये ठीक है ना। अभी तक तो जनता मेरे भगवान ना करे ऐसा हो जाए कि अचानक कमान संभालनी पड़ जाए, जैसे आपने सोचा नहीं था कि आपके बड़े भाई के साथ ऐसा होगा और आपको सब कुछ छोड़ के आना पड़ा। तो भगवान ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन एक सतर्क तो रहना ही चाहिए। तो आप देखिए, ये समय की बात है, समय की नजाकत है। कब क्या कैसा स्थिति आएगी वो संभालने वाला जाने नहीं है। अपने संभालने से, अपने करवाने से नहीं हो पाएगा। अगर किसी व्यक्ति में कुछ होगा तो वो संभाल लेंगे, नहीं संभाल पाए तो अपना काम कर लेंगे। अच्छा नेता जी, एक बहुत साधारण सी बात पूछता हूं मैं कि जो एमपी एमएलए होते हैं, ये जनता की लड़ाई लड़ते लड़ते अमीर कैसे हो जाते हैं, खुद अमीर कैसे हो जाते हैं? ये लड़ाई तो शुरुआत करते हैं जनता के लिए। हाँ। कि हम आपके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम आपकी गरीबी दूर करेंगे, और उनकी गरीबी दूर करते करते खुद अपनी गरीबी दूर कर लेते हैं। देखिए, सही बात है, ये हो जाती है।
इसकी खुद की गरीबी दूर हो जाती है। राजनीति में वर्चस्व में आप जो खड़े होते हो, बढ़ जाते हो, जीत जाते हो, तो आपको काम देने वाले, काम लेने वाले, काम मिलने वाले, कराने वाले बहुत सारे लोग हो जाते हैं, जिनसे आप अमीर बढ़ जाते हो, है ना। और आप अपने भाई नेप्पू जी को भी इसका कोई कॉन्ट्रैक्ट दिलवाने में और उसमें कुछ मदद, आपकी मदद करते हैं? देखिए, मैंने आज तक हमने 20 साल के इस एपिसोड में कोई ठेकेदारी का काम नहीं किया। नेप्पू जी करते हैं? नहीं करते। नहीं, आपके ठेके चलाते हैं? वो उसमें कोई योगदान होता है, लॉटरी होता है, सिस्टम होता है। अच्छा, उसमें किसी नेता की आवश्यकता, और वो तो मैं आज से थोड़ी एमएलए बनने से पहले से ही कर रहा हूँ। एक आपने अपना बताया सबसे घनिष्ठ मित्र आपके हनुमान जी बेनीवाल है। शत्रु किसको मानते हैं? शत्रु है ही नहीं कोई, मित्र ही है हमारे से। शत्रु कोई मुझे मानता हूं मैं नहीं कह सकता, मैं किसी को शत्रु वैसे नहीं मानता। अच्छा, राजनीतिक अगर आप शत्रु मानना चाहते हो तो मेरे सामने जो लड़ते हैं वो अपने आप ही शत्रु हो जाते हैं। तो उसको शत्रु मानो, विपक्ष का मानो, सामने लड़ने वाला। कितने बजे निकलते हैं? मैं सुबह घर से 10, 11, 12 बजे बाद। और कितने बजे घुसते हैं? मैं रात को 10, 11, 12 बजे, जो भी समय काम के अनुसार। फुर्सत मिलती है? फुर्सत ही है, जनता के बीच में हंसते रहते हैं, बोलते रहते हैं, काम करते रहते हैं, सुनते रहते हैं। बिल्कुल फुर्सत नहीं रहता ही नहीं हूँ मैं घर में रहने के बाद। जब अगर कभी फुर्सत मिले तो क्या करना चाहेंगे? कुछ नहीं, आराम से अखबार पढ़ लेता हूँ, और कुछ पढ़ने की चीज मिल जाती है पढ़ लेता हूँ फुर्सत के पल में। और कोई शौक नहीं है, ना कभी बाहर घूमने का शौक है, ना कोई विशेष खाने के लिए कहीं जाने का शौक है। आनंद से रह लेते हैं, कोई। बहुत बढ़िया। विद्यार्थियों के लिए और युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं विद्यार्थियों के लिए तो यह कहना चाहता हूँ, विद्यार्थी जिस भी फील्ड में जाए, जिस भी लक्ष्य को तय करे, बड़ी शिद्दत के साथ, अपनी लगन से, मेहनत से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का काम करे। अगर किसी के उम्र के हिसाब से 35 साल तक शायद नौकरी मिलती है, आरक्षण वालों को शायद 45 साल तक की नौकरी मिलती है। मैं तो कहता हूं वहां तक तो उन लोगों को बड़े लेवल पर नौकरी का प्रयास करना चाहिए। उसके बाद अगर नहीं होता तो सेकंड बिजनेस करना चाहिए, बहुत शानदार। और फिर भी कुछ नहीं मिले तो फिर ये राजनीति की कमान जरूर संभाल लेनी चाहिए, क्योंकि राजनीतिक भी एक आपका बिजनेस भी है, कार्य भी है, सेवा भी है, सारी चीजें इसमें तो करना चाहिए। युवाओं को कहता हूँ, देखने वाले सभी दर्शकों के लिए आप क्या संदेश देना? सभी दर्शकों से कहना चाहता हूं कि भाइयों, आप सब लोग मेरी बात सुन रहे हैं जितने भी, और बाद में भी सुनेंगे, मैं उन सब से तक कहना चाहता हूं, सौहार्दपूर्ण वातावरण के साथ, भाईचारे को कायम रखते हुए, अपने विकास के मुद्दे को लेकर, अपने भविष्य को लेकर चिंतित होते हुए, आप नशे से दूर रहते हुए अपने माँ बाप का, परिवार में संस्कारवान बनकर बड़ों का सम्मान करना सीखें। ये मेरा सबको संदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप गपशप विद रणवीर में आज सुन रहे थे सादुलपुर विधानसभा से विधायक श्री मनोज जी जांगली को। उनसे बातचीत करके अच्छा लगा, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि आप इस कार्यक्रम के बारे में अपने विचार जरूर रखें। मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप इसको शेयर करें, आप इसको लाइक करें। अगर आपको लगता है कि इसे शेयर करना चाहिए, लाइक करना चाहिए, तो आप कीजिए, अन्यथा आप विचार आवश्यक रूप से रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।